हिमालय टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सबै दर्शकमा म दयाराम अग्रवालको अभिवादन। अहिले यहाँहरू हुनुहुन्छ विशेष कुराकानीमा र हामीसँग हुनुहुन्छ भारतीय जनता पार्टीका मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भगत सिंह कोश्यारीजी, जो कि उत्तराखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले भूकम्पको अवस्था जान्नका लागि र त्यसपछि भइरहेका विविध कार्यहरूलाई हेर्नका लागि नेपाल आउनु भएको छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौं। कोश्यारी जी, कार्यक्रम में आपका धन्यवाद। आप अभी नेपाल क्यों आए? देखिए, मैं नेपाल आता ही रहता हूँ और पिछले 1 साल में आपके हिमालय टेलीविजन में भी शायद मैं 2 या 3 बार आ चुका हूँ। आपके से बात हो चुकी है, तो नेपाल से मेरा लगाव है। मेरा एक हमेशा का मानना रहना है कि नेपाल भारत है, भारत नेपाल है, हम एक जैसे हैं और 2 कंट्री हैं, परंतु हमारे सुख दुख सब एक जैसे हैं। अगर पोखरा में, काठमांडू में भूकंप आता है तो वो केवल नेपाल तक नहीं रहता है। अगर यहाँ 5-7 हजार लोगों की कैजुअलिटी होती है तो हिंदुस्तान में भी 60-70-80 लोगों की कैजुअलिटी हो जाती है। अगर यहाँ मकानों को ध्वस्त होते हैं तो वहाँ मकानों में क्रैक आ जाते हैं। तो इसलिए नेपाल और भारत जो है ज्योग्राफिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली हर दृष्टि से एक है और इसलिए एक दूसरे का सुख दुख हमको जानना चाहिए। तो जब अच्छा होता है तब भी आता हूँ, जब कोई कष्ट होता है मैं तब भी आता हूँ। तो मेरी पार्टी ने मुझको कहा कि भाई, चूँकि मेरी हाउस चल रहा था, वरना मैं उसी दिन आ जाता, पर चूँकि मेरी पार्लियामेंट चल रही थी, मुझे लोकसभा में रहना था जरूरी, तो इस कारण से मैं आज भी, इसलिए कि मैं जल्दी वापस जा रहा हूँ कि परसों फिर हमारी लोकसभा शुरू हो रही है। तो इस कारण से डिटेल में घूम नहीं सका। मेरी इच्छा थी कि मैं पैदल जाता, देखता, लोगों को देखता, जो भी हमसे सरकार से होती, हमारी सरकार लगे करता, पर उतना टाइम था नहीं। इसलिए मैंने कल थोड़ा काठमांडू में आकर के, भक्तपुर में कुछ जो जहाँ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको देखने की कोशिश की। जो रिलीफ वर्क चल रहे हैं उसको देखने की कोशिश की। फिर हमारे बहुत से संगठन है जो यहाँ स्वयंसेवी संगठन है, वो यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनसे साथ भी कैसे तालमेल हो। फिर सरकार के लोग बैठे हैं, उनसे कैसे तालमेल हो और उनकी क्या इच्छा है, ये जानने के लिए मैं यहाँ आया। तो आपने जो घूम के जितना भी देखा उसमें से क्या अनुभव किया, कैसा है, क्या स्थिति है? नहीं, मेरा अनुभव यह है कि चूँकि यहाँ की जो आपदा आई है, जो डिवास्टेशन हुआ है, जो डिजास्टर हुआ है, ऐसे डिजास्टर हम उत्तराखंड में देखते रहते हैं। चूँकि हिमालय का इलाका है, हिमालय में कभी नेपाल में भूकंप आएगा, तो कभी उत्तरकाशी उत्तराखंड में आएगा, तो कभी कश्मीर में आ जाएगा। तो ये चूँकि हिमालय, इसकी जो टोपोग्राफी है वो खुद ऐसी है कि जिसमें से कहीं न कहीं जो इस प्रकार का जो भूकंप ही आते रहते हैं। ये भूकंप प्रोन है, एक प्रकार से सीस्मिक एरिया है, तो इसमें आते रहते हैं। इसलिए हम लोग हिमालय में, चूँकि पहाड़ है, तो पहाड़ जैसी हमारी जिंदगी है हिमालय की। यहाँ कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, पर उसके बाद भी चूँकि हिमालय जैसे सारी वर्षा को भी सहन करता है, जैसे सारे तूफान को भी सहन करता है, बर्फ़ को भी सहन करता है, ऐसे हिमालय जैसे हमारे लोगों को सब कुछ सहन करना पड़ता है और उसी में सिर ऊंचा उठा करके सगरमाथा की तरह से चलना पड़ता है। एक आपदा आती है, फिर हम आगे खड़े होते हैं, फिर उठते हैं। ये लगभग हमारे जैसा जापान में है, जहाँ लोग जो है आपदा आते रहते हैं, भूकंप आता रहता है, खड़े होते रहते हैं। तो हम लोग आज ठीक है, जापान के बराबर उन्नत नहीं है, लेकिन पूरे हिमालय के लोग जो हैं वो उसी उसके मेटल के बने हुए हैं। और इसलिए हम यहाँ आकर के लोगों को देख करके, और यहाँ के जो अधिकारी हैं, नेता हैं, जनता है, उसको हम भी भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भाई आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। और यदि सिर में दर्द होता तो पाँव में भी दर्द होता, पाँव में दर्द होता तो सिर में दर्द होता है। इसलिए ये पूरा हमारा एक अपनत्व के नाते, और इसलिए हमारी, शायद आपको पता होगा कि पहले दिन जो ही भूकंप आया, उसके 3 घंटे के अंदर मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर तुरंत अपनी सहायता भेजी। और इसलिए नहीं भेजी कि कोई उनको वन अपमैनशिप दिखाना हो, तो अपना कि भाई हम पहले हैं, दूसरे हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए कि इट इज अवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है ना, उस कर्तव्य को करना हमारा काम है। इंसानियत का कर्तव्य निभाया, इसलिए उसके नाते से इंसानियत तो अपनी जगह है ही, उसको सभी निभा रहे हैं, पर हमने इंसानियत से आगे जो भ्रातृत्व है उसको भी, निकट का भ्रातृत्व इंसानियत चली जाती है, उसका फिर कोई एंड नहीं है ना। तो इसलिए हमने, जो कि हमारा भ्रातृत्व है, एक ब्रदरहुड है हमारा, एक साथ में तुरंत हमें इमिडिएट करना चाहिए। तो इंसानियत तो है ही है, पर उससे भी जो नजदीक का और भ्रातृत्व शब्द है, उससे एक भ्रातृत्व के नाते, एक अपनत्व के नाते
तुरंत सहायता भेजी। तो इसलिए अब हम लोग कोशिश में लगे हैं। हमारे और बड़े अधिकारी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, मैं भी आज प्राइम मिनिस्टर से मिल गया, औरों से मिला। तो हमारा एक ही मकसद है कि भाई मिलजुल करके, और दुनिया के लोग सहयोग करें और अच्छा है, परंतु मिलजुल करके नेपाल में जो भी घाव हो चुके हैं, जो भी पीड़ा हो चुकी है, अब आगे उसको कैसे ठीक से किया जाए, कैसे रिहेबिलिट किया जाए। तो ये अभी तक रेस्क्यू का मैटर था, तो हमारे यहाँ की सेना ने काफी काम किया, उसके बाद बाहर के लोग आए, उन्होंने भी काम किया होगा, है ना। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा लक्ष्य था कि हमको आगे क्या कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से बहुत डिफरेंट टाइप के लोग मुझे मिलते हैं, या तो वो अपनी अपनी बात बोलते हैं, ऐसे कुछ हमारे स्वयंसेवी संगठन क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए यार मुझे अच्छा लगा कि काफी काम हो रहा है। और कुछ जो सरकारी स्तर पर जितनी निपुणता चाहिए या कोऑर्डिनेशन चाहिए, अगर वहाँ थोड़ा बहुत कमी है भी, तो मैंने उनको कहा है प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को कि भाई थोड़ा और कोऑर्डिनेशन ठीक करिए, और हम लोगों से व्हाटएवर यू एक्सपेक्ट वी आर रेडी टू गिव, हम तैयार है उसको देने के लिए। आप जो आज नेपाल आने के बाद प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से मिले हैं, तो उन्होंने क्या कहा, वो क्या चाह रहे हैं? नहीं, गृह मंत्री से ओली जी से मैं यहाँ आए थे मिलने हैं। ओली जी, गृह मंत्री जी से मेरी फोन पर बात हुई, क्योंकि वो कल बहुत बिजी थे, और इसलिए फोन पर मैंने उनसे डिटेल से बातचीत की है। और मैंने उनको कहा कि भाई आप यहाँ जो बाहर से सहायता आ रही है उसमें अधिकतम लोगों को लगने दो, और ऐसे ये मैंने प्रधानमंत्री से भी कहा कि आप केवल और केवल सरकारी आदमियों के माध्यम से कराओगे, केवल नेपाल के, एक तो आपके पास वैसे लोग कम हैं, और ये सारे कर्मचारी इतने दूर दूर गांव तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं आ रही हैं, उन स्वयंसेवी संस्थाओं को इलाके बांट दीजिए, एरिया बांट दीजिए, और वहाँ जो जो सामग्री जरूरत हो वो लाते, तो उनसे क्या वहाँ ले जाइए और लेट देम डिस्ट्रीब्यूट, अपने आप ही अपने आप काम करते हैं, तो मैक्सिमम हैंड्स हो जाएंगे, ज्यादा कंट्रोल मत कीजिए। और आप जो है इसको कर, तो हाँ पता लगा लीजिए कि क्या सामान आ रहा है। आप पता लगा कि सामान आ रहा है, कोई बीफ ला रहा है, कोई कुछ और ला रहा है, कोई अपनी धार्मिक किताब ला रहा है, वो बहाने, तो निश्चित रूप से तो उचित नहीं है। लेकिन उसको पता लगना चाहिए कि हाँ खाने का सामान है, उसमें पता लगना चाहिए कि तिरपाल है, उसमें पता टेंट है, कंबल है, फला है, तो फिर आपका कहना है कि राहत के आड़ में उल्टा हो रहा है तो आप देखिए, अदरवाइज करिए। करने दीजिए, उस पर फटाफट करिए, उसको देर मत करिए। और मुझे नहीं लगता कि इसके समय में लोग क्यों ऐसा काम करेंगे कि अपनी धार्मिक पुस्तकें बांटें या अपने जो उनके यहाँ खाद्य पदार्थ है उसको लाएं। तो जैसा देश है इसी हिसाब से चीजें लानी चाहिए। अगर किसी ने, मुझे जो पता लगा अगर ऐसा हुआ होगा तो कहीं गलती से हुआ होगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैंने कहा भारत से तो चूंकि यहाँ सब लोग एक ही रिश्तेदारी है, बिरादरी है, चली लड़की बेटी का संबंध है, तो इसलिए अपने स्वाभाविक रूप से आदमी यहाँ जो भी सामान लाएगा सही लाएगा। अब फिर भी आप उसको एक पॉइंट पर थोड़ा सा देखने के बाद और उसको रवाना करके और ठीक से कहाँ कहाँ भेजना है उसकी जानकारी आपको रहनी चाहिए, कौन क्या सामान ला रहा है, कहाँ भेज रहा है, जानकारी। परंतु उसको फिर ज्यादा उसमें समय बर्बाद न करके उनसे यस यू गो ऑन और आप उनकी सहायता करिए, तो उससे अधिक हैंड्स हो जाएंगे, अधिक काम होगा। तो जल्दी जल्दी को इंटीरियर के अभी गाँव में लोग पहुंचे ही नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि अधिक से अधिक वॉलंटियर आने चाहिए, अधिक से अधिक स्वयंसेवी लोग आने चाहिए। वो जब काम करेंगे और उसमें स्वाभाविक है भारत सबसे नजदीक है, एक दूसरे के से मिलते जुलते लोग हैं। और आप अगर नेपाली में बोलते हैं तो मैं उत्तर हिंदी में हमेशा देता हूँ या इंग्लिश में देता हूँ, तो हम लोगों ने नेपाली समझना कठिन नहीं है और नेपाल के गांव का आदमी के लिए भी हिंदी समझना कठिन नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि इसको अधिकतम लोगों को पीपल टू पीपल उसको लोग जाने दीजिए। तो मैंने उनको एक चीज हमने देखा अभी कल परसों अखबारों में भी आया कि भारत से जो दवाइयां आई उनमें एक्सपायरी बहुत थोड़ी बची हुई एक्सपायरी डेट्स की दवाइयां भी आई। तो ऐसा तो सही नहीं हो रहा ना? नहीं, अगर कहीं ऐसी इस प्रकार की बात हो, कोई एक्सपायरी डेट जिनकी कम रही हो, देखो अभी तो इमीडिएट चाहिए, इमीडिएट तो जितनी अगर कम भी डेट है तो भी चलेगा। तो हम ये क्यों मान के चलें कि साहब लंबे समय तक आपको दवाओं की जरूरत पड़े, टिल देयर इज एक्सपायरी डेट तो उसका यूज किया जा सकता है, और जिस दिन नहीं हो तो थ्रो इट आउट, उसको फेंक दो नीचे। इसलिए हमारा क्या कहना है कि भाई अगर कहीं गलती से कोई चीज ऐसी आती है तो उसको नोट डाउन करना चाहिए, और हम भी अपने लोगों को बोलेंगे कि भैया सही चीज दो, सही जगह पर पहुंचे। गलत चीज देने का क्या है, वो तो फिर आप पाप कमा रहे, पुण्य थोड़ी कमाएंगे। है इसलिए कहीं ऐसा हो तो, पर है एक्सपायरी डेट है तो देन इट कैन बी यूज्ड। यस। अच्छा, दूसरी चीज जो भारतीय सेना जो यहाँ काम कर रही है उसमें कुछ लोगों का ये भी आया कि जहाँ रेस्क्यू के लिए टीम जा रही है
उनमें से भारतीयों को लेके आ जाती है, लेकिन नेपालियों को या बीमारों को छोड़ देती है। ऐसी ये सब प्रचार हो रहा है। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मीडिया में या समाज में कुछ ऐसे तत्व होंगे जहाँ नेपाल में जहाँ भारत प्रेमी ही 3/4 लोग होंगे, वहाँ 1/4 हो सकता है भारत से प्रेम न रखते हो, भारत के प्रति उनका रुख न मिलता हो, आइडियोलॉजी नहीं मिलता हो, किसी पॉलिटिकल कारण से न मिलता हो, तो ऐसे लोग इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। भारत की सेना ने, मैं सोचता हूँ कि आज मेरे एम्बेसडर से बात हुई है और उन्होंने कहा कि मैं पूरे आंकड़े दे रहा हूँ कि किस किस ढंग से हम लोगों ने, यहाँ भारत के एम्बेसडर ने कहा कि किस किस ढंग से हमारी सेना ने लोगों को बचाया है। तो सारे विदेश के लोग भी, जो यूरोपियन लोग हैं, वो भी कह रहे साहब हमको सहायता मिली है, भारत के लोगों ने हम लोगों को वहाँ से लिफ्ट किया है, उनको उठाया है। तो यहाँ की सेना और नेपाल की सेना दोनों ने मिलकर वंडरफुल काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और मैं सोचता हूँ कि नेपाल की जनता इसको अच्छी तरह से समझती है। अब कोई छापने के लिए, अपनी लोकप्रियता के लेकर कुछ ऐसा छापता हो या कुछ ऐसा अपनी टीवी में दिखाता तो आई कांट से, परंतु नेपाल भारत की सेना जो है वो एक्सपर्ट है इस चीज़ों में, क्योंकि हर समय वहाँ कभी कच्छ का भूकंप आया, कभी वहाँ केदारनाथ का भूस्खलन हो गया, तो कभी उत्तरकाशी का वो आया, कभी चमोली में आया, तो हमारे ये घटनाएं होते रहते हैं। तो हमारी सेना उसमें एक्सपर्ट है। हमारा NDRF, मैं सोचता हूँ इट इज बेस्ट इन दी वर्ल्ड। जापान वगैरह की बहुत अच्छी टीमें हो सकती हैं, चाइना की भी अच्छी हो सकती है, मैं नहीं कह सकता, मुझे कोई कंपेयर नहीं करना किसी से, लेकिन NDRF इतना बढ़िया काम करता है कि वंडरफुल काम करता है। तो वो आपका इतनी बड़ी बड़ी टीमें लगा रखी है हमारी गवर्नमेंट ने, और मोदी जी ने तो तत्काल, क्योंकि उनको पूरा अनुभव है, मुख्यमंत्री गुजरात में भूकंप का उन्होंने सामना किया है, तो इसलिए हम लोग तो चूंकि एक्सपीरियंस है, पूरा अनुभव है और वहाँ का इलाके का अनुभव है, तो हम ये कोशिश करेंगे। और इसलिए इस प्रकार का जो वंडरफुल काम आर्मी ने किया है, काफ़ी सामान, मेरे ख्याल से कोई 50 टन से ऊपर सामान हम वहाँ पहुँचा चुके हैं। प्राइवेट अलग जा रहा है, गवर्नमेंट ने ही इतना सामान यहाँ भेज दिया है। और अभी तिरपालों की तुरंत जरूरत है, तो हमने कहा तुरंत उसको भेज रहे हैं। 10,000 हमारे स्वयंसेवी संगठन आज यहाँ बोला मंगा रहा है तिरपाल, है ना। फिर गवर्नमेंट से भी अभी मुझे मेरे एम्बेसडर बता रहे थे कि 40-50 टन और हम लोग यहाँ से तिरपाल ला रहे हैं। तो इसलिए अभी क्योंकि सब सामान पूरा सब हवाई जहाज से नहीं आ सकता है, जब हम सड़क के रास्ते लाएंगे तो ज़्यादा सामान आएगा, उसमें 1-8 दिन का आगे पीछे होता है। भगवान की दया से मौसम ठीक हो गया है, तो इसलिए वो सारी सामान भी हम जल्दी से जल्दी हमारी सरकार और हमारे यहाँ के लोग पहुँचाएंगे। एक चीज और ये देखा भी गया है, जैसे आपने कहा कि नकारात्मक प्रचार हो सकता है, लेकिन भारत की जो मीडिया अभी आई यहाँ पे जो काम कर रही थी, उनको ये भी देखा गया है कि थोड़ा प्रचार मुखी ज्यादा हो रखे हैं। या जरूरी है ऐसे इस आपदा की स्थिति में प्रचार, नकारात्मक प्रचार करना? ये जो मैं कल से नेपाल के अखबारों को देख रहा हूँ और नेपाल के पेपर्स में ज्यादा नकारात्मक है, कोई कम नकारात्मक नहीं कि सरकार कुछ न रही, फलां नहीं करे। हमारे अभी जब काम होता है तो हमारा मीडिया भी ऐसा बोलता है। तो ये मीडिया की दिक्कत क्या है ना, उनको अपनी TRP चाहिए, उनको हर समय कोई TRP के कंसर्स रहते हैं। मैं भी सारा कल देख के आया, पर मैं उसका वर्णन ऐसा निगेटिव या नकारात्मक नहीं दूंगा, लेकिन सामान्य रूप से जो हमारे मीडिया के लोग हैं वो जाएंगे, किसी कैंप में जाएंगे तो कैंप वाले को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो नेचुरल है, क्योंकि बेचारे दुखी हैं। तो वो देखते हैं कि क्या पता वो टीवी में बोलने से, समाचार पत्र में जल्दी आ जाएगा, कुछ जल्दी आ जाएगा, नेचुरल है, उसमें उनकी कंडीशन ऐसी रहती है। परंतु कुल मिलाकर के भारत के ऐसा उन्होंने कुछ चित्र जरूर दे रखे हैं यहाँ के, जैसे यहाँ जो सामने का दृश्य है। पर आप जानते हैं, खुदा मीडिया के आदमी हो तो आपका प्रेजेंटेशन ही कुछ ऐसा होता है कि उस प्रेजेंटेशन में कहीं न कहीं एग्जेजरेशन आ जाता है, अतिशयोक्ति आ जाती है। वो अतिशयोक्ति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और ये जो अभी आप लोग अल्पकालीन या कह लें कि इमीडिएट रिलीफ में तो आप लोग लगे हुए हैं, अब दीर्घकालीन क्या योजना है? नहीं, अभी हमारी यहाँ के एम्बेसडर से हमारे से बात हुई है, अब प्राइम मिनिस्टर से भी बात हुई है, कोयराला जी से बात हुई है, होम मिनिस्टर से फोन पर बात हुई है और नेताओं से वैसे बात हुई है। और हमारी जो योजना आगे है, हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी, पूरा एसेस करने के बाद हम कितना कर सकते हैं, जो मैक्सिमम होगा, जो नेपाल कहेगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम कोई कमी नहीं रखेंगे, नेपाल के लोग जो भी कहेंगे, हमारे लोग हमारे बंधु हैं, वो हम करेंगे। ये मेरे प्रधानमंत्री ने बोल दिया, तो उसके बाद फिर मैं कोई उसके आगे बोलूँ तो उनसे आगे तो नहीं बोल सकता। हम लोग जो मैक्सिमम होगा वो करेंगे, अधिकतम करेंगे। और अभी जैसे आप आए हो और आपने जैसे बताया कि हम लोग जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, और देश भी लगे हुए हैं अपनी तरीके से, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी महसूस किया जा रहा है कि भारत से जो
आपदा में सहयोग के लिए शुरू में जो चीजें आई या लोग आए, तो उससे कहीं मतलब हमारे देश की स्वाभिमान में या स्वाधीनता पे कहीं कुछ करने का प्रयास हो रहा है, ये भी एक सोच है लोगों की। इस पे ये जो भारत और नेपाल के जो मधुर संबंध हैं, जो शाश्वत इटरनल संबंध हैं, और शायद जिनको कैसा ही कुछ भी बोले लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे लोग समाज में रहते हैं जो इस प्रकार का विद्वेष फैलाते हैं, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। मैं सोचता हूँ कि भारत कोई ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है, क्या भारत ने तो आज तक कभी किसी दूसरे देश पर ऐसा हमला किया हो, फलां का इसका संबंध ही नहीं उठता है, या भारत किसी को अधिकार को छीने, ऐसा होता नहीं है। ये वही लोग कर रहे होंगे जो दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं, वो जो एक्सपेनिस्ट हैं, जो समुद्र में भी अपना ही कब्जा चाहते हैं और सड़क के माध्यम से भी अपना कब्जा चाहते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होंगे वो इस प्रकार की बात फैलाते हैं, पर नेपाल की जनता इन बातों में नहीं आएगी और भारत की तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। अब आप हमारे देश में जो आपदा में लोग घिरे हुए हैं, उन आपदा घिरे हुए लोगों को आप कैसे आश्वस्त करोगे, एक भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते और बीजेपी के नेता के नाते? नहीं, मैं नेपाल के सभी नागरिकों से कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, हम इस दुख की घड़ी में पूरी रूप से आपके साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो एक किस्म से नेपाल के लोगों को अपना अंग मानती है और अपना एक दूसरे से कोई भिन्न ही नहीं मानते हैं। तो उनको जो कष्ट होगा तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है हमको हो रहा है। तो हमारे जितने भी सांसद हैं, मेरे यहाँ से भी बहुत सामग्री यहाँ उधम सिंह नगर से आई है, कल ही मैं लखनऊ और कहाँ के लोगों की सामग्री यहाँ पर आ रही थी। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे पतंजलि जी हैं, हमारे शांति कुंज के लोग हैं, उनका पूरा संगठन है यहाँ पर, हिंदू स्वयंसेवक संघ जो सब नेपाल के लोग हैं, नेपाल का हिंदू स्वयंसेवक संघ है, वो इतना सुंदर काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है। जहाँ अभी सरकारी लोग नहीं पहुंचे वो पिट्ठू पर लग करके सामान लेके वहां ले जा रहे हैं। तो हमारा काम ये होगा कि इन सबके माध्यम को कोऑर्डिनेट करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी जो मैक्सिमम सहायता होगी सरकार तो कर ही रही है, परंतु जनता के माध्यम से हम जनता का भला कर सके, सहयोग कर सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा काम करेगी। और मैं यहाँ से जाके अपने कल मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलेंगे, उनसे पूरी सब बातें बताऊंगा कि और अधिकतम जितना हो सके उतना करेंगे। पर खुद धीरे धीरे नेपाल को थोड़ा मैंने कहा ना जिससे शुरू में कि हिमालय की तरह से हम लोगों को धैर्यवान होना पड़ेगा, क्योंकि हम हिमालय पुत्र और पुत्रियां हैं। तो उस नाते से थोड़ा धैर्य रखेंगे। जो हो चुका है कष्ट सबको है, लेकिन आगे कैसे निर्माण हो उसमें से और बढ़िया नेपाल निकले। नेपाल के गांव जहां अभी तक कच्चे मकान थे वहां पक्के मकान आकर के खड़े हो जाएं, और उन लोगों को लगे कि हम नई जीवनी जी रहे हैं और ये बुराई में भी शायद कोई भगवान ने भला क्या होगा। ऐसा सोच करके जब हम आगे काम करेंगे, देखिए ना कितनी भूस्खलन हुआ मेरे यहाँ, सारे केदारनाथ खत्म हो गया, केदारनाथ जी का मंदिर वैसे का वैसे है। यहाँ कितने मंदिर गिर गए, कितने मकान गिर गए, लेकिन पशुपतिनाथ जी वैसे के वैसे हैं। तो हम लोग उस पर आस्था रखते हैं और भगवान पर आस्था रखते हुए हम ये सोचेंगे कि आगे का नेपाल बहुत अच्छा हो। गांव-गांव तक इसी माध्यम से इस आपदा के बाद गांव-गांव तक सड़कें बनाएं, अच्छी सड़कें बनाएं, वहाँ विकास हो और लोगों का भविष्य अच्छा हो, अतीत से और अच्छा हो। जो गिर गया है उसकी जगह नई चीज और अच्छी खड़ी हो। तो इस प्रकार की मैं शुभकामना करता हूँ और लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब लोग मिल करके खड़े होंगे। और दुनिया के देशों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अच्छी सहायता सबको इस ह्यूमैनिटी के नाते करनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम नेपाल को खड़ा कर सकें। आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयराम। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामी विशेष कुराकानीमा थियौँ। यहाँहरूले सुन्नुभयो कि प्रचारबाजी जे भइरहेका छन् तीभन्दा केही भिन्न स्थिति छन् अथवा हुन सक्छ केही त्रुटिहरू भएका होलान्। ती त्रुटिहरू सच्याउँदै अगाडि बढ्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। यति भन्दै आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। नमस्कार।